Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali J. Vasani and I am conducting the course Media Advertising. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. This is session 1 of media advertising and today is Tuesday. So we'll discuss the brief history of advertising first and we'll move on to the other areas and aspects of advertising. So I'll share my screen with you all. Okay, so introduction and basics of media advertising. This is what we will be discussing today. Is my voice audible? सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, थोड़ा सा पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या हुआ एडवर्टाइजिंग, किस तरह से फॉर्म हुई. सो प्री हिस्ट्री इज एडवर्टाइजिंग जो है वो 3000 बीसी में इसका हम देखते हैं कि एंशियंट बेबीलोन शॉप ओनर्स जो है वो अपने शॉप्स के ऊपर साइन बोर्ड हैंग करना स्टार्ट किया था. 3000 बीसी क्या मतलब है? 3000 years बिफोर हजरत ईसा अलैहि सलाम वाज बोर्न, राइट? तो डेटिंग सिस्टम एडी और बीसी इस तरीके से चलता है. तो अभी जो डेटिंग सिस्टम है वो एडी चल रहा है, दैट इज 2021. जो ये ईयर चल रहा है वो एडी है. सो दिस इज 3000 बीसी. वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजिंग, प्रॉपरली तो नहीं लेकिन एडवर्टाइजिंग की बेसिक उस वक्त क्या समझ आई कि एक बेबीलोनियन एक सिविलाइजेशन थी. उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अपने साइन बोर्ड लगाने शुरू करी है कि किस चीज की दुकान है, कौन ऑनर है, क्या है उसमें. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्विकली टुवर्ड्स 1704 विच इज एडी नाउ. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो 1704 में हम देखते हैं दुनिया में होता है इन्वेंट और वो सर्कुलेट होता है. जो फर्स्ट मैगजीन है वो 1742 में देखते हैं हम उसकी हिस्ट्री. ठीक है, इसी तरह 1842 में अमेरिका की फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर्म होती है और 1882 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी जो है वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, पीएनजी के नाम से बहुत फेमस है. आप लोग बहुत जल्दी इससे फेमिलियराइज हो जाएंगे कि पीएनजी जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी हैं. तो जैसे हेड एंड शोल्डर्स जो है वो उसका प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है. इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो पीएनजी जो है वो 1882 में अपना पहला एड जो है वो उसका एक सोप था, आइवरी सोप. उसके लिए वो पहले एड की कैंपेन अपनी एजेंसी से करवाता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसका बजट उसके पास था $11,000, राइट? मूविंग फॉरवर्ड 1889 में कनाडा जो है वो अपनी फर्स्ट क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर्म होती है कनाडा में, विच इज मैककिम, जिसने न्यूज़पेपर स्पेस जो है वो एडवर्टाइजर्स को भेजता है. तो न्यूज़पेपर में भी आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में जो स्पेस होती है वो एडवर्टाइजर्स खरीदते हैं, वो स्पेस वो ब्रांड खरीदता है अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए. तो नॉर्मली जो है उसमें एजेंसी इन्वॉल्व होती है, एजेंसी हेल्प करती है टू फाइंड आउट दैट स्पेस. ये एक शॉर्ट सी प्री हिस्ट्री थी जो एडवर्टाइजिंग की हमने डिस्कस की. आगे हम देखते हैं. सो ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है, दिस इज एन एंशिएंट एड. ठीक है, तो एड क्या है, इसको अगर आप इसका विजुअल एनालिसिस करें तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टाइपो है, लेकिन इमेज मिसिंग है, इमेजरी मिसिंग है. कोई विजुअल इमेजरी इसके अंदर नहीं है, इट्स जस्ट टाइपो. ठीक है, और कैन एनीवन टेल मी व्हाट दिस एड इज ऑल अबाउट बाय रेजिंग योर हैंड? कोई किसी को आइडिया ये एड किस चीज के बारे में? सर ये अमेरिकन स्लेवरी. जी, तो स्लेव्स जो हैं वो बेसिकली उसका स्लेव्स का जो है वो ऑक्शन होना है
और वो जो है बताया हुआ है, डेट उसकी बताई हुई है कि वेडनेसडे 25 को जो है ऑप्शन होगा, और जिस चीज़ को स्लेव्स खरीदने होंगे वो फलानी फलानी जगह आ जाएंगे, और उनकी बेसिकली स्लेव्स इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसकी लिए ये कैंपेन है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक पोस्टर होगा जो जगह जगह दीवारों पे चिपकाया गया होगा उस टाइम पे, और लोगों ने पढ़ के जो है इसको, जिसको इंटरेस्ट होगा वो वहाँ पर स्लेव बाय करने के लिए पहुंच गया होगा। तो इसका विजुअल एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो सिर्फ टाइपो है, टाइपो की डिफरेंट जो फॉन्ट की जो स्टाइल है वो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल यूज हुआ है, और जो थिकनेस एंड थिननेस बोल्ड जो किया हुआ है, कहीं कहीं पर जिस चीज को हाईलाइट करना है, एम्फेसिस करना है, उस चीज को ज्यादा बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल वेरी ओल्ड एंशियंट एड। Okay, so this is in 1880. Now, what is the difference between this ad and this ad? The major difference is कि इसके अंदर एक विजुअल इमेजरी आ गई जो कि इससे प्रीवियस वाले एड में मिसिंग थी, राइट। अब इसके अंदर विजुअल इमेजरी आ गई है। यू कैन सी a lot of people maybe socializing inside a cafe here somewhere, right? And you see कि ये जो है एक ग्रोसरी जो है उसका शॉप का जो है वो क्या कहते हैं एड है, जिसमें वाइन्स भी मिल रहे हैं, लिकर भी मिल रहा है, कंप्लीट असॉर्टमेंट, सब चीजें अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली अ वेरी कलरफुल एड ऑफ 1880 उस टाइम के हिसाब से, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा उस जमाने में लोगों को। लेकिन अगर हम इसको विजुअल एनालिसिस करें तो देखें एक बॉर्डर दिया हुआ है चारों तरफ, बॉर्डर के अंदर एक डिजाइन है, और बॉर्डर के जो चारों तरफ भी टाइपो दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। एंड देन देयर इज जस्ट टू कलर जॉब प्रिंटिंग इन दिस। एक तो जो रेड है उसी के टिंट्स एंड शेड से प्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है। एंड देन द एंटायर टेक्स्ट टाइपो इज ऑफ ब्लैक कलर। तो इन टोटल इसके अंदर दो ही कलर्स यूज हुए हैं, बट स्टिल इससे प्रीवियस एड जो था उससे कंपैरेटिवली ये इट्स मोर क्या कहते हैं कैची टू द व्यूअर ऑफ दैट टाइम। आगे देखते हैं। सो दिस इज 1898। नाउ द एडवर्टाइजर्स हैव रियलाइज्ड कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वॉल्स बची हुई हैं, व्हाई नॉट यूज देम एज बिलबोर्ड, ठीक है। तो उस स्पेस को इन्होंने आउट ऑफ होम एक कैटेगरी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उस कैटेगरी के अंदर बिलबोर्ड आता है। तो उसके तौर पे इन्होंने यूज किया हुआ है कि जो दीवार है उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजिंग कर दी है, बिकॉज इट वाज जस्ट अ प्लेन वॉल एंड पीपल पासिंग बाय नाउ वुड सी दिस एंड इट्स अ ह्यूज थिंग ऑफ दैट टाइम। वरना तो छोटे छोटे एड्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में होते थे। अब जो है ये पूरा जो है बिल्डिंग के साइज का एक जो है आउट ऑफ होम इन्होंने एड का नया सिलसिला स्टार्ट किया। सो आगे देखते हैं 1900 से लेके 1929 तक जो है वो स्लोगन एरा कहलाता है। स्लोगन क्या होते हैं? कैन एनीबॉडी डज एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट सर स्लोगन? नारा। हाँ, कह सकते हो। नारा इज टाइप ऑफ अ स्लोगन, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लोगन। वैसे स्लोगन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो ब्रांड है, जी 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 तुबा प्लीज। फिर टैगलाइन होती है। हाँ सर बिल्कुल टैगलाइन। हाँ, तो टैगलाइन और स्लोगन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे और कैंपेन्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको मजीद अच्छे से समझ आएगा ये डिफरेंस। तो कहने का मकसद है 1900 से लेकर 1929 तक जो है वो स्लोगन एरा आ गया एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, जिसमें मीडिया जो उस वक्त यूज हो रहा था वो था न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ऑब्वियसली उस वक्त यही मीडिया था। टीवी अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ था इस टाइम पीरियड पे। रेडियो मोस्ट प्रोबेबली था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनोवेशन क्या आई? ये कलर इनोवेशन आई, स्लोगन एंड ट्रेडमार्क इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए एडवर्टाइजिंग। तो कलर हमने देखा कि अभी ये जो कैंपेन थी इसके अंदर कलर था, तो ये 1880 की कैंपेन है। तो मजीद आगे 1900 1929 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और इसी तरह तरीके से कलर्स भी इंप्रूव होना शुरू हो गए।
तो स्लोगन और टैगलाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? स्लोगन्स आर ऑफनली यूज्ड फॉर वन प्रोडक्ट और campaign. A slogan may change regularly according to your campaign to advertise specific aspects of a product, while the company tagline is used constantly for the whole company. Tagline जो है वो बेसिकली पूरी कंपनी की एक ही रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, और स्लोगन कैंपेन टू कैंपेन वेरी करते जाते हैं. अच्छा, एग्जांपल्स देख लेते हैं कि नाइकी जो है उसका टैगलाइन है जस्ट डू इट. ठीक है, ये कांस्टेंट टैगलाइन है जो डिकेड्स से वो चलता आ रहा है उसका. लेकिन नाइकी की डिफरेंट कैंपेन्स हैं जिसके डिफरेंट स्लोगन हैं. वो टाइम टू टाइम अपनी कैंपेन हर ब्रांड चेंज करता है, राइट. तो नाइकी की एक कैंपेन है जिसका स्लोगन है देयर इज नो फिनिश लाइन. ठीक है. एक कैंपेन है नाइकी जिसमें स्लोगन है रन मोर देन योर माउथ. ठीक है. एक कैंपेन है हिट द रोड नॉट द वॉल. एंड देन देयर इज वन मोर कैंपेन जिसका स्लोगन है इज दैट ऑल यू गॉट. ठीक है. विच इज काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग, अपने आप को अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने का वाला स्टेटमेंट है. सो टैगलाइन इज जस्ट द सेम कांस्टेंट थ्रू आउट दीज इयर्स, डिकेड्स मोस्ट प्रोबब्ली. तो ये टैगलाइन कांस्टेंट रहेगी, स्लोगन कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता जाएगा. ठीक है. ये एक शॉर्ट सा डिफरेंस हमने समझ लिया. अब हम बात कर रहे थे स्लोगन एरा की. ठीक है. स्लोगन एरा इज फ्रॉम 1900 टू 1929 ऑनवर्ड्स, जिसमें फेमस मीडिया क्या था. मीडिया क्या होता है कि जिसपे एड ने प्रिंट होना है, प्रोजेक्ट होना है, जिसके थ्रू लोगों ने वो एड देखना है, उसको मीडिया कहते हैं या मीडियम कहते हैं. ठीक है. तो मीडिया वाज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. अब हम देखते हैं 1910 में जो है कोडैक कंपनी जो है वो कहती है इसका ये जो है उसका ऑब्वियसली स्लोगन होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ओकेजन की बात करिए. मेक समबडी हैप्पी विद अ कोडैक, क्रिसमस 1910. तो अब यहाँ पर एडवर्टाइजर्स ने ये रियलाइज किया कि भाई हम अपनी कैंपेन को किसी ओकेजन के साथ जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो क्रिसमस वाज ऑब्वियसली वेरी वेल नोन एंड इंटरनेशनल ओकेजन अराउंड द वर्ल्ड, राइट. तो मैनी ब्रांड्स स्टार्टेड, ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ 1910 से कि अपने आप को ब्रांड्स ने किसी ओकेजन या फेमस इवेंट के साथ जो है एसोसिएट करना शुरू कर दिया. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. रमज़ान से रिलेटेड हमारी बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं. ठीक है. तो ऑलपर्स हो गया, ये हबीब ऑयल हो गया, और जस्ट नेम इट, हर ब्रांड अपने आप को रमज़ान से जो है, ईद से, रमज़ान से जो है एसोसिएट करता है. ठीक है. तो ये ट्रेंड स्टार्ट होता है 1910 से, जब एडवर्टाइजर्स ने रियलाइज किया कि जो इवेंट और ओकेजन्स हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ब्रांड जो है वो अपने आप को एसोसिएट कर सकता है उससे, और उससे अवेयरनेस और इमोशनल अटैचमेंट कंज्यूमर की डेवलप होगी टूवर्ड्स दैट ब्रांड. आगे देखते हैं. 1911 का ये ऐड है. जी जी सर, किसी प्रोडक्ट को किसी फेस्टिवल से कंबाइन करना, मतलब जी 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 फेस्टिवल, ओकेजन, इवेंट, रिलीजियस फेस्टिवल, और मे बी सीजनल फेस्टिवल, बसंत, बहार, इससे लोग ब्रांड्स अपने आप को करते हैं एसोसिएट. विंटर से एसोसिएट करते हैं, सीजन से एसोसिएट करते हैं. क्लोथिंग ब्रांड जो है वो सीजन से अपने आप को एसोसिएट करते हैं. समझ रहे हैं आप? जी सर. हाँ. तो ये मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड्स ने 1910 में रियलाइज किया कि किसी इवेंट के साथ या किसी ओकेजन, फेस्टिवल, सीजन के साथ अपने आप को एसोसिएट करने से इमोशनल वैल्यू डेवलप होती है कंज्यूमर की नज़र में, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करता है अपने आप को उस ब्रांड के साथ. ठीक है. आगे देखते हैं. 1911 किस चीज का ऐड है, ये कौन बताएगा? काइंडली रेज हैंड एंड टॉक अबाउट इट. हु वांट्स टू एक्सप्लेन दिस कैंपेन? जितना ज्यादा एनालिसिस आप करोगे मेरी क्लास में कैंपेन इसको, उतना आपका जो है वो सेंस डेवलप होगा. जी शाजिल आरिफ. Sir, it's about harvesting bushes and grains, like it's related to agriculture and cultivation. नहीं, लेकिन वो तो हार्वेस्ट करना है, वो ठीक है बात, लेकिन चाहिए क्या इनको, क्या जरूरत पेश आई है? जी मुर्तजा नवीद. सर मैन पावर, लेबर. अच्छा, वेरी नाइस. मुर्तजा नवीद,
सर वो वर्कर्स की जरूरत है, लेबर जी। हाँ, तो मतलब अगर इसको जी शॉर्ट में कहा जाए तो ये बेसिकली एक जॉब एड है कि नहीं? जी सर। Yes, sir. है ना? जिस तरह एडवर्टाइजर जो आप देखते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजर उठा के देखते हैं, उसमें एक जॉब का सेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप जॉब अप्लाई करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका था, अब तो सब इंटरनेट पे करते हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ जॉब एड। अब जो मजदूर होगा वो गुजरेगा, देखेगा इसको, पोस्टर था ये, मैगजीन था ये, या फिर न्यूज़पेपर एड था, जो भी था, उसको देखेगा, गुजरेगा, या वो किसी ने पढ़ा, वो अपने किसी मजदूर को जानता है, या तो वो उनको कांटेक्ट करने को बोलेगा एंड ऑल, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ अ जॉब एड, राइट? बट ये तो उसका एसेंस हो गया ना कि इसके अंदर क्या है। इसकी विजुअल एनालिसिस करते हैं कि इसमें कलर्स कितने इन्वॉल्व हैं, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, इसके अंदर एस्थेटिकली अपीलिंग है ये प्रीवियस कैंपेन से। तो आप देखेंगे इसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस कैंपेन देखी, उसके अंदर मैक्सिमम हमने कलर्स देखे, 2 कलर्स थे, ठीक है, रेड कलर की ही स्क्रीन से प्रिंटिंग हुई भी, और एक ब्लैक कलर से जो है वो टाइपो, दैट इज टेक्स्ट लिखा हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब, तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे मल्टीपल कलर्स इसके अंदर आ गए, राइट? तो अब इससे रियलाइज होता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। ऑल्दो ये स्टिल वो प्रेस प्रिंटिंग है, जो रोलर प्रेस प्रिंटिंग है इनिशियल लेवल पे जो होती थी, प्लेट प्रिंटिंग जो होती थी, लेकिन फिर भी उसकी अंदर नंबर ऑफ कलर्स ऐड होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो दैट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट ऑफ द एडवर्टाइजर्स एंड मीडियम दैट टाइम। नाउ 1919 में क्या देखते हैं इस कैंपेन के बारे में? जी, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कैंपेन? रेज योर हैंड। नो वन? जी, अली मोहम्मद शरीफ जी। सर कोडक कंपनी ने एक पोर्टेबल कैमरा बना लिया था उस जमाने में, जो कि फोल्डेबल कैमरा था, जिससे आप अपने घर में ले जाके उसको यूज करते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत बड़े कैमरे होते थे। वेरी नाइस, वेरी गुड। जी, दानिश अली, विजुअल इसके एनालिसिस करो। दानिश अली, अगर कुछ कंट्रीब्यूट ही करना है तो विजुअल एनालिसिस करो। सर आई थिंक कि इसमें जो है वो जो ये स्टोरी बताई गई है और उसके लिए कहा गया कि मतलब कोई नेम इसमें देना है शायद, आई थिंक मैं जैसे एनालिसिस कर रहा हूँ उसको। अच्छा, ये बेसिकली वो तो उसका फीचर बताया मैंने कि डेट और टाइटल आप लिख लें फिल्म के ऊपर, वो ठीक है। नीचे जो है इन्होंने डिटेल इसकी दी हुई है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। मैं वो सब ठीक है, इसका जो भी मकसद हो गया ऐड का, वो तो इसका मकसद हो गया, राइट? मैं कह रहा हूँ विजुअल एनालिसिस करो, ये दिखने में कैसा है, ग्राफिकली इसको एनालाइज करो, इसकी विजुअल एनालिसिस करो। सर पहले वाला तो काफी बेटर है, जो हमने पिछले जो देखी पोस्टर्स वगैरह, जो इसमें काफी सिंपल था, इसमें इससे बेहतर हो गया ना ये वाला जो है इस वक्त जो जॉब ऐड है कनाडा का, इससे कंपेयर करो कोडैक को, तो क्या डिफरेंस आया? इमेज का काफी फर्क है। काम किया है बेटा, डोंट फॉरगेट, रेज योर हैंड एंड देन टॉक, ठीक है? तो जी दानिश, है कुछ माइंड में वैसे? सर इमेज का काफी फर्क आया है, उसमें पेंटिंग हुई भी थी उसमें। राइट, वेरी नाइस। तो ये प्रिंटिंग इम्प्रूव हो गई मजीद। हमारे पास अली मोहम्मद शरीफ है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अली सर, ये भी कहना था मुझे कि वो ऐड काफी रेट्रो था, और ये काफी हद तक आजकल के ऐड जैसे मैगजीन एड्स होते हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न टाइप का हो रहा है सर इसमें। राइट, मॉडर्न लुक आ रहा है। जी, मोइनुल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर, दरअसल जो चेंज हुआ है इसमें ये हुआ है, कोडैक ने जो इसमें जो पिछले वाली टून में मैंने देखा है कि जो आपने इसका पिछला पोस्टर देखा था, उसमें ऐसा लग रहा है हैंडमेड, यानी कि ना एज अ मशीन जो वर्क कर रही थी, यानी कि लिमिटेड कुछ बिट्स पे जैसी मशीन काम करती है, तो बिट्स के हिसाब से काम हो रहा है कलर। और इसमें ना उन्होंने इतने एडवांस लेके गए कि थोड़ा लेकर आए कि वही जगह सिपिया कलर्स लग रहे हैं जैसे येलो स्टूडियो पे बनाती है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। जी मुलाइका, आप कुछ कहना चाह रही थी?
आगे देखते हैं। अब ये एक और 1920s में ऐड आ गया, ठीक है। पिछला वाला जो था वो जॉब ऐड था, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, लेबर रिक्वायर्ड था कनाडा में। अब ये क्या हो गया है इस ऐड में, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस ऐड का मकसद क्या है? हु विल एक्सप्लेन दैट? जी मरियम नियाज। सर होम्स के लिए, होम्स क्या घर मतलब? की जगह, घर वगैरह, घर वगैरह क्या? द न्यू होमलैंड है ना, तो उसका ऐड हो गया घर, आबादी बैरियर टाउन के बन रहा है लिए। उधर कनाडा में। ऐसे ही कुछ। ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा, अली मोहम्मद। सर यही कुछ लग रहा है कि विलेज में जाके मतलब उस जगह को आबाद करना वेरी गुड, और फैमिली के साथ रहना, वेरी गुड। कल्टीवेट करना। जी शाजिल। सर मे बी जैसे एक न्यू स्टेट डिस्कवर होता है, मे बी ये सीन हो, लाइक यू नो, जैसे न्यू स्टेट वो होता है, लाइक क्या में आता है। समझ गया, ठीक है। अच्छा अरसल ना, आप क्या कह रही हैं? जी सर, मतलब पहले वो लोग मतलब किसी और जगह पे रहते थे, मतलब कनाडा वेस्ट जो है उनका एक नया घर है, नई जगह है इनके लिए। अलीना बतूल। सर जहाँ आबादी नहीं है वहाँ के लिए यहाँ भी आबादी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी बिल्कुल, सबसे सही कैच किया। बेसिकली इमिग्रेशन ऐड है। इमिग्रेशन ऐड समझते हो ना आपके, जब कोई कंट्री इमिग्रेशन का ऐड प्लेस करती है तो वो कंट्री क्या चाह रही होती है कि जो वहाँ के दूसरे लोग हैं, चाहे वो उसी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में रहते हो या फिर वो ओवरऑल वर्ल्ड में किसी और जगह रहते हो, वो कंट्री इनवाइट करती है आपको टू इमिग्रेट ऑन देयर लैंड, ठीक है। तो यस। तो कनाडा जो है वो शुरू से ही ज्यादा बंजर रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उस वजह से उन्होंने 1920s में इनवाइट किया डिफरेंट लोगों को अराउंड द वर्ल्ड एंड मे बी ऑल्सो फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कनाडा टू कम सेटल इन वेस्टर्न कनाडा, सो दैट वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज करें, होमलैंड वो इसलिए कह रहे हैं द न्यू होमलैंड, कि वहाँ आपको जो है आप अपना नया घर बनाए। हो सकता है गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड कोई फैसिलिटीज दी हों लोगों को। जी शाजिल, देयर इज समथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट? शाजिल। मोइनुल हसन। नो सर, आई एम सो सॉरी, वो लोअर हैंड वो सर एक बेसिकली जो बताया गया इसमें न्यू होमलैंड का, वही आपकी बात उन्होंने गवर्नमेंट ने नई जगह दी होगी कि आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। एंड सेकंड ये एक ये आसानी है नई जगह में, जैसा भी आप फार्मिंग भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बैकग्राउंड में किसी वजह से ये इस तरह दिखाया, जैसे पीछे कांव और ये हैन खड़ी हैं, आप एज वहाँ फार्मिंग भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। देखो ये सब लोग, देखो कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन मोइन ने प्रेजेंट की है कि सिर्फ हम किसी भी कैंपेन को देखेंगे तो कैंपेन का सिर्फ विजुअल एनालिसिस सिर्फ इस तरीके से नहीं करेंगे कि उसके अंदर कलर्स क्या है, प्रिंटिंग मेथड क्या है, डिजाइन का कॉम्पोजिशन प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ हुआ है, दैट इज करेक्ट, वो सब तो विजुअली एनालाइज करने में आता है। लेकिन हमने ये भी देखना है विजुअल क्यूज क्या है इसके अंदर। जब जैसे मोइन ने एक्सप्लेन किया बारीकी से कि पीछे अच्छा सा घर बना हुआ है, ये रहा घर, ठीक है, फिर ये इसका फार्म बना हुआ है, हो सकता है यहाँ चिकन और इसकी पोल्ट्री वाले सारे एनिमल्स यहाँ होते हो, और ये अच्छी कल्टीवेशन हुई हुई है, खेतें बनी हुई है। तो ये इट्स काइंड ऑफ विजुअल क्यूज, जो छोटे छोटे विजुअल क्यूज दिए हुए व्यूअर को कि देखें ये कितनी पीसफुल और जो है फुल ऑफ लाइफ जगह है नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज योर न्यू होमलैंड। तो ये विजुअल क्यूज भी हम एनालाइज करेंगे अब से। जितना ज्यादा आप लोग मेरे साथ कैंपेन को एनालाइज करेंगे उतना आपका एडवर्टाइजिंग सेंस स्ट्रांग होता जाएगा दिन ब दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1929 में कोक जो है, कोको कोला का ये ऐड आता है, ठीक है। अब इस ऐड के प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीवियस उससे बेहतर है, सही है, लेकिन इसके अंदर डिजाइन सेंस बड़ा चेंज हुआ है, कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी हुई है कि हेडर आ गया एक, ठीक है ना, एक हेडर आ गया, ब्रांड का लोगो इधर आ गया राइट टॉप पे, फिर देयर इज अ स्पेस फॉर विजुअल इमेजरी यहाँ पे, एंड देयर इज अनदर विजुअल क्यू ओवर हियर, और फिर देयर इज टाइपो हियर। तो कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी इन्होंने, ये जेड शेप आई मूवमेंट जो इसके अंदर हो रही है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब एडवर्टाइजर्स जो है दे आर ट्रीटिंग देयर एड एज अ पीस ऑफ आर्ट, कि उसकी ऊपर आई मूवमेंट हो, डिजाइन कॉम्पोजिशन अच्छी हो उसके अंदर, यू नो। आगे बढ़ते हैं। नाउ 1930 से 1950 तक रैशनैलिटी पीरियड शुरू हो गया।
रैशनैलिटी क्या मतलब क्या होता है, किसी को पता है रैशनैल का मतलब क्या होता है? रैशनैलिटी इज बेसिकली गिविंग लॉजिक, के चीजों के बीच में लॉजिक हो, ठीक है। अब एडवर्टाइजर्स और ब्रांड्स जो एड कैंपेन डेवलप करते थे, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो या वो रेडियो फॉर्म में हो, रेडियो एड हो, उसके अंदर लॉजिक होनी जरूरी है, ठीक है। रैशनल, अब जो कंज्यूमर है वो लॉजिकल होता जा रहा है। अब वो सिर्फ ये अच्छे अच्छे विजुअल क्यूज देख के आपके ब्रांड से इंस्पायर नहीं हो जाएगा, उसको लॉजिक भी दो भाई कि क्यों आपका ब्रांड क्यों चूज करें, राइट। तो ये वो टाइम था जिसमें मीडियम जो पॉपुलर था वो प्रिंट एंड रेडियो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, कंज्यूमर मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई थी इस एरा में, बुक्स बननी शुरू हो गई थी, नए कानून बन रहे थे। इनोवेशन, अगर एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करें तो इनोवेशन किस में आई थी? लॉन्ग कॉपी। नाउ आई टेल यू व्हाट कॉपी इज। कॉपी इज बेसिकली व्हाटएवर द टाइपो इज रिटन ऑन अ प्रिंट। फॉर एग्जांपल, इस प्रिंट एड में जो जो चीज टाइप हुई भी रिटन है टेक्स्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कॉपी, ठीक है। तो एक प्रिंटेड एड जो है दो चीजों में डिवाइड होता है, कॉपी एंड विजुअल्स, ठीक है। तो विजुअल्स क्या है और कॉपी क्या है? जो भी टाइप हुआ है रिटन फॉर्म में दैट इज कॉपी, और जो भी इमेजेस उसके अंदर यूज हुए हैं दैट्स विजुअल इमेजरी, राइट। तो कॉपी कह रहे हैं, लॉन्ग कॉपी वाला एरा आ गया। अब कॉपी, रिटन मैटर ऑन अ प्रिंटेड एड वाज वेरी लॉन्ग, डिटेल्ड, क्योंकि रैशनल है, लॉजिक देनी है एडवर्टाइजर्स को। और इसी तरह कॉपी जो है वो प्रिंटेड में ये कहलाती है जो टेक्स्ट और टाइप्ड वर्जन है, ठीक है, जो लेटर है जिसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, जुमले हैं, दैट इज कॉपी। और रेडियो एड की अगर बात करें तो उसमें कॉपी क्या होती है? उसमें जो बंदा बात कर रहा है, ठीक है, जो भी बंदा कोई बात कर रहा है वो कॉपी है, जो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो रीजन वाई जो है वो एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई इस एरा में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के आपका जो कंज्यूमर है उसको अब जो है लॉजिक चाहिए, उसको समझाना पड़ेगा कि आपका ब्रांड क्यों यूज करें और किसी और कॉम्पिटिटर का ब्रांड क्यों नहीं यूज करें। इसके अलावा एक और इनोवेशन जो आई इस दौर में वो थी क्रेडिबल स्पोक्स पर्सन। क्रेडिबल स्पोक्स पर्सन कौन होता है? जिसकी कोई अपनी फैन फॉलोइंग होती है। इसको सेलिब्रिटी नहीं बोलते, सेलिब्रिटी इज समथिंग एल्स इन एडवर्टाइजिंग एंड क्रेडिबल स्पोक्स पर्सन इज समथिंग एल्स। क्रेडिबल स्पोक्स पर्सन होता है सच एज डॉक्टर, ठीक है। अगर कोई टूथपेस्ट बेचना है तो डेंटिस्ट उसके बारे में बात करे, ठीक है। अगर कोई लेट्स से स्किन केयर प्रोडक्ट बेचना है तो कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट उसके बारे में बात करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो है लेट्स से कोई इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बेचना है किसी ब्रांड को, तो किसी बड़े फेमस इंजीनियर से को अपने कैंपेन में यूज करें, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल स्पोक्स पर्सन इन कैंपेन। ये क्लियर हुआ गाइस? यस सर। यस सर। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि कैंपेन हमारे पास क्या है, कि ये 1940s की एक कैंपेन है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हो स्किन जो है पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम की कैंपेन है, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, ठीक है, उसकी ये कैंपेन आप देख रहे हो। बट डिफरेंस आपको इसमें और प्रीवियस कैंपेन्स में क्या नजर आया कि इसके अंदर देख रहे हो आप कितनी सारी कॉपी है, ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारी कॉपी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉपी ओवर हियर इन्वॉल्व्ड। उसको फर्दर उन्होंने जो है लेआउटिंग की भी है मैगजीन स्टाइल में। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली मैगजीन ऐड होगा या न्यूज़पेपर ऐड होगा, जो भी है, लेकिन बहुत विजुअल क्यूज इसके अंदर दो हैं, विजुअल इमेजरी यूज की हुई है, ये दो, यहाँ पर एक इमेज है और यहाँ पर इमेज है, राइट। एंड देन देयर इज लॉट ऑफ कॉपी इन्वॉल्व जिसके अंदर रीजन दिया हुआ है। तो इसको डिटेल में आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर काफी सारी चीजें इन्होंने डिटेल में दी हुई हैं। सॉरी, तो इसके अंदर बहुत सारी रीजन वाई कॉपी है कि क्यों यूज कर रहे हैं पॉन्ड्स क्रीम, ठीक है। पूरा मेथड दिया हुआ है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन, उसके ऊपर रीजन वाई में ये आ जाता है, रीजन वाई कॉपी के क्यों आप हमारा ब्रांड यूज करें, राइट। एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी इन्वॉल्व, टैक्टिक्स भी बता रहे हैं किस तरीके से यूज करनी है क्रीम, उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली विमेन इमेजरी उसमें दिखाई है, विच इज अगेन प्रिंटिंग की क्वालिटी वो नहीं है जो इससे पहले प्रीवियस हम
कैंपेन से कि प्रिंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। बट द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस इज कि इसके अंदर विजुअल इमेजरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कॉपी बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं हम। सो नाउ 1940s में एक हम नई कैंपेन देख रहे हैं, अगेन कनाडा की है, ठीक है जी मुलाइका। यस मुलाइका। सर इसमें जो पिछला ऐड था पॉन्ड्स का, उसमें सर वो उन्होंने इमेज की क्वालिटी गिरा दी है या फिर उन्होंने कार्टूनिश स्टाइल यूज किया है, मतलब कि कार्टूनिश स्टाइल यूज किया, इलस्ट्रेशन स्केच यूज किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर लॉन्ग कॉपी है, रीजन वाई कॉपी है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है और मेथड भी बताया हुआ है हाउ टू यूज द प्रोडक्ट एंड ऑल। आगे देखते हैं हम 1940s में जो है अब कैंपेन आ गई है कनाडा की, लेकिन इस बार कनाडा की इमिग्रेशन कैंपेन नहीं आई है, ना ही लेबर रिक्वायर्ड है, ना ही वो ये कह रहा है कि होमलैंड जो है वो कनाडा को बना ले, वेस्ट को। अब जो कैंपेन आई है दैट इज मोर ऑफ वेकेशंस, स्पेंडिंग वेकेशंस इन कनाडा, राइट। सो दिस इज नाउ अब वेकेशन ऐड देखने आप शुरू हो गए अब जो है। और दूसरी चीज आप देखते हैं कि डू यू लुक एट द विजुअल इमेजरी, इट इज अ रियलिस्टिक फोटो नाउ, ठीक है। सो द एरा ऑफ द एरा ऑफ प्रिंटिंग इज हैज वेरी बूम्ड वेरी मच। अब जो वो प्रॉपर फोटो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जंप मिला एडवर्टाइजिंग को इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, और इसकी कॉम्पोजिशन, एस्थेटिक अपील, वो सब चीज़ें वैसी आप देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन वाइज डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड। सो वी विल जस्ट नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ अर्ली रेडियो एड्स। ओके, सो ऑब्वियसली एक तो ये कि आप इंटरनेट पे सुन रहे हो जूम पे, दूसरा ये जो ऑडियो क्लिप है इसकी वाकई ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से कि 1940 की कैंपेन है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें बात क्या हो रही है, दो चीज़ें आपको सुनाई देंगी। एक है कॉपी, जो वो बंदा बात कर रहा है, ठीक है, दो आवाज़ें, एक खातून की आवाज़ है, एक आदमी की आवाज़ है, राइट, एंड देन देयर इज म्यूजिक एज वेल, ठीक है। तो ब्रिस टूथपेस्ट की वो फायदे बता रहा है उसमें कि उसके जो है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और किस तरह वो आपके दांतों के लिए जो है वो फायदेमंद है। तो ये लॉन्ग कॉपी जो रैशनल जो हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग कॉपी वाला एरा था, रैशनल वाला एरा था, तो वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल कैंपेन देखते हैं, टिंग पिंपल क्रीम, ठीक है। दिस इज 1950 की कैंपेन। सो लेट्स हियर दैट आउट एंड लेट्स सी क्या डिफरेंस है इसमें। खैर आपने देखा कि ये जो कैंपेन थी कितनी बोरिंग थी। इसके अंदर बोले जा रहा है एक आदमी, वो टिंग पिंपल क्रीम की जो है वो बस उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्या यूजेज है, वो किस तरह से आपकी स्किन को जो है वो फायदा देता है और पिंपल्स को कैसे रिमूव करता है, वो सारी डिटेल उसने वो डिस्कस किया है। इसीलिए मैं कह रहा था ये लॉन्ग कॉपी वाला एरा है। लॉन्ग कॉपी मतलब ज्यादा डिटेल होगी इसके अंदर, चाहे वो रेडियो कैंपेन हो चाहे वो प्रिंट कैंपेन हो, ठीक है। प्रिंट कैंपेन का मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में, वो प्रिंट कैंपेन जो है वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो मैगजीन भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो अब जो है 1959 में एक और एरा स्टार्ट होता है जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो दौर था, बेसिकली इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था कि फॉक्सी जो है वोक्सवैगन की जो एक कार आई थी, उस जमाने में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, रोल्स रॉयस, और साइज में बड़ी ह्यूमंगस ह्यूज गाड़ियां होती थी। तो जो वोक्सवैगन है उन्होंने ये गाड़ी निकाली फॉक्सी, ये बड़ी छोटी कॉम्पैक्ट कार थी उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। तो वो लोग ले नहीं रहे थे बिकॉज वो छोटी लगती थी एंड पीपल वर इनटू बाइंग ह्यूज कार्स। तो एडवर्टाइजर्स ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की एंड देन दे डेवलप्ड दिस कैंपेन दैट थिंक स्मॉल। तो इस कैंपेन में आप देख रहे हो एडवर्टाइजर ने जो एडवर्टाइजर है उसने स्पेस बड़ी ली है और उसके अंदर कार का साइज एरिया बड़ा छोटा सा रखा है। तो ये वो दौर था जब बड़ी हाईली क्रिएटिव कैंपेन स्टार्ट हो गई थी बिकॉज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अब जो है
ह्यूमन साइकोलॉजी को, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझने लग गई थी एंड दे वर टैकलिंग इश्यूज आउट के सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इश्यूज सॉर्ट करने हैं लोगों के। अगर किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं तो उसको कैसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स में कन्वर्ट करना है, ये वो दौर आ गया था। आगे देखते हैं 1960s में अगेन कोको कोला अपने आप को जो है क्रिसमस जो है वो उसके साथ एसोसिएट कर रहा है एंड स्पेसिफिकली सैंटा क्लॉज के साथ, एंड सैंटा क्लॉज सिटिंग कंफर्टेबली ऑन हिज काउच एंड हैविंग कोक जो है, तो ये बड़ी आपको जो है एक डिफरेंट फील देगी कि नाउ द ब्रांड्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इमेजिनरी कैरेक्टर्स इनटू देयर कैंपेन्स। ठीक है, मोइनुल हसन आप कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा? नो नो सर, ओके सही। 1962 में ये वो दौर था जब मार्लबोरो ने जो है फर्स्ट टाइम ये वाली कैंपेन स्टार्ट की थी, मार्लबोरो मैन वाली, और इस कैंपेन के अंदर जो है उन्होंने एक जॉन एक पर्सोना क्रिएट किया था मार्लबोरो मैन का। ठीक है, जो ये कैंपेन जो है मार्लबोरो मैन की अराउंड 40 इयर्स जो है इस पर्सोना को डेवलप करके इसके ऊपर डिफरेंट इन्होंने कैंपेन चलाई इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि उस वक्त इशू ये था जब ये सिगरेट लॉन्च हुई थी तो उस वक्त जो है फीमेल्स स्टार्टेड स्मोकिंग मार्लबोरो, और ब्रांड ये चाहता था कि मेल यूजर्स भी स्विच करें इस पे मार्लबोरो पे, तो उन्होंने इसका पर्सोना बड़ा मैनली बनाना स्टार्ट किया सो दैट मेल जो है स्मोकर दे आल्सो स्टार्ट स्विचिंग टू मार्लबोरो एंड दे यूज इट। उस वक्त ये पर्सोना बना था 1962 में कि जब ब्रांड्स अपने पर्सोना डेवलप करने शुरू कर दिए थे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लेटर रेडियो एड्स की। अब जो है जिंगल वाला दौर है। जिंगल क्या होता है? ठीक है, जिंगल होता है म्यूजिक जिसके अंदर छोटे सा सॉन्ग भी हो, पोएम भी हो। ठीक है, जैसे अभी हमारी भी पाकिस्तानी बहुत सारी डिफरेंट एड्स हैं जिनकी मैं पुराने क्लासिक एड्स की भी एग्जांपल आपको दूंगा और नए एड्स की एग्जांपल आप लोग डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जिंगल क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स हियर इट फर्स्ट। टेम्पो सिगरेट्स जो है वो 1960 की कैंपेन है, उसकी एक जिंगल है, उसके अंदर म्यूजिक है, पोएम है, सॉन्ग है, तो वो देखते हैं उसमें क्या। जी, तो इस वाली कैंपेन में और प्रीवियस जो रेडियो कैंपेन थी क्या डिफरेंस आपको नजर आया? Raise your hand if you found any difference in this radio campaign and the previous radio campaign. जी दानिश अली। सर पहले वाले में वो जो है सिंपल एक कंटिन्यूएशन फ्लो में बोल लेते थे जिसकी वजह से बोरिंग हो रहा था। इसमें थोड़ा मतलब इन्होंने म्यूजिक ऐड किया तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सुनने में। राइट जी। मुलाइका नासिर सर उन्होंने बहुत ज्यादा इस बार मतलब कि म्यूजिक पे ज्यादा काम किया उन्होंने ताकि लोग एंजॉय भी करें और सुने। बिल्कुल ठीक हो गया। शाजिल Sir, they try to convey their product through music and by making a catchy music. तो ये जो कैची म्यूजिक के साथ सॉन्ग था ना, दिस इज कॉल्ड जिंगल इन एडवर्टाइजिंग। जी सर, जी सर। अब ये जिंगल आपको सिर्फ इंटरनेशनल कैंपेन्स के लिए नहीं मिलेंगे और सिर्फ रेडियो में नहीं मिलेंगे। जिंगल आपको टीवीसीज में भी मिलेंगे, रेडियो में भी मिलेंगे, इंटरनेशनल कैंपेन्स में भी मिलेंगे, पाकिस्तानी कैंपेन्स में भी मिलेंगे। मुलाइका, इज देयर एनीथिंग फर्दर यू वांट टू टॉक अबाउट? जी मुलाइका। नो सर। तो कैन एनीबॉडी गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानी रीसेंट पाकिस्तानी एड जिसके अंदर जिंगल यूज हुआ हो? जी मोहम्मद अली मोहम्मद शारिक। सर एक बहुत मशहूर है 09000701। तो ये टेलीफोन का जो था। इसके अलावा मैकडॉनल्ड का किसी को यूएन नंबर याद है? यस सर, मैकडॉनल्ड्स का भी है 11/44,622। ओके, सो द पॉइंट ऑफ आस्किंग, बस अली ना मैंने बोल दिया। या सो द तरंगा भी तो था। किसका? तरंगा। हाँ, अच्छा। पॉइंट ऑफ आस्किंग यू दिस इज बिकॉज जब जिंगल, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी, जब उसको जिंगल सुनाया जाता है ना तो जिंगल आपके बैक ऑफ द माइंड हिट करता है कंज्यूमर के। ठीक है, और वो जिंगल
मेमोरी के अंदर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू एक बोरिंग टेक्स्ट या फिर एज कम्पेयर टू एक बोरिंग टाइपो, ठीक है। तो ये वो दौर आया जब एडवर्टाइजर ने रियलाइज किया कि जिंगल सुना के हम ऑडियंस को अपना ब्रांड जो है उसकी बैक ऑफ द माइंड, उसकी सब कॉन्शियस में ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट वो ब्रांड उसकी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, समझ रहे हो। तो इस वजह से जिंगल इस्तेमाल हुआ था। अब थोड़े पाकिस्तानी क्लासिक एड्स हैं और ये बड़े गौर से आपने सुनने होंगे क्योंकि इस पर आज का असाइनमेंट भी होगा। तो ये एड्स पाकिस्तानी क्लासिक एड्स हैं जो रेडियो पे भी यूज हो चुके हैं, टीवी पे भी यूज हो चुके हैं। तो इनके ऊपर आपने इस वीक का असाइनमेंट भी करना होगा और इनको भी थोड़ा सा, अब ज़ाहिर है बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं चला पाऊंगा बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं एक आध एड पाकिस्तानी चलाता हूँ आपको और आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट क्या करना होगा इसमें जी। तो 2 ऐड हमने सुने, एक बिनाका टूथपेस्ट था और एक टिंटोनिक टूथ पाउडर, 2 कैंपेन्स हमने सुनी। सो अगेन दोनों में आपने देखा जिंगल था, ठीक है, म्यूजिक था, सॉन्ग था, जिंगल था, राइट। So why this jingle has been used in Pakistani radio ads and TVCs as well is the same reason जो international हमने कैंपेन देखी टेम्पो सिगरेट की, कि जिंगल जो है वो बेसिकली बैक ऑफ द माइंड रहता है। और आई एम नॉट श्योर इसमें से कितने सारे पाकिस्तानी एड्स हैं जो आप लोगों के टाइम लाइक बर्थ से पुराने होंगे या आपने सुने होंगे कभी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये है कि जिन्होंने सुने हैं उनको अभी तक याद है ये वाले जिंगल्स, ठीक है। तो इस वजह से जिंगल्स जो है एक नई इन्वेंशन थी इन द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मेक कंज्यूमर रियलाइज कि उनका जो है वो कैंपेन जो है बैक ऑफ द माइंड उनके कंज्यूमर के स्टोर हो जाए। आगे देखते हैं कि कोक जो है वो अब दूसरी तरह की उसने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी है, जो कि एक बड़ा न्यू स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजमेंट है कि जो ये रिकॉर्ड्स होते थे साउंड के, एंशिएंट सीडी और डीवीडी से बहुत पुरानी बात है, तो उसके ऊपर सेंटर में जो है कोक अपना ब्रांडिंग भी कर रहा है और स्पॉन्सर भी कर रहा है वो जो है पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, ठीक है। आगे देखते हैं 1980 से बड़ा करीब दौर आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है ये ऑब्वियसली लिकर का ऐड है और लिकर के कैंपेन में वो बता रहे हैं कि जो है 2 बंदे हैं वो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं एंड देयर सेलिब्रेटिंग देयर मोमेंट। जी मुलाइका। Yes, सर ये जो पिछला कोक का ऐड था सर, उसके अंदर एक डीवीडी पे जो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, तो वो डीवीडी मतलब यूजेज वाली डीवीडी है या फिर वैसे उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए, से लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो उन्होंने डीवीडी पे स्टार्ट कर दिया? नहीं, ये प्रॉपर म्यूजिक रिकॉर्ड है, इसका नाम डीवीडी नहीं कुछ और होता है, मेरे जहन से निकल गया इसको, इसका एक नाम होता है। पुराने जो प्लेयर होते थे इसको स्ट्रेट करके ऐसे लगा दो, उस पे एक पिन इसके ऊपर रखो, आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा पुरानी, और फिर जो है सॉरी तो सर लोग खरीदते थे इसे मतलब ऐड को सुनने के लिए? नहीं ऐड नहीं है, इसके अंदर सॉन्ग्स है, इसके अंदर प्रॉपर सॉन्ग्स है। ये देखो रॉय ऑर्बिसन, ये सब सॉन्ग्स है, लेकिन कोक ने इस रिकॉर्ड को स्पॉन्सर किया हुआ है, इसलिए कोक ने अपनी ब्रांडिंग की है। तो सर इसमें मतलब अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सॉन्ग्स हैं उनके अपने, या फिर वैसे रैंडम जो सॉन्ग्स होते हैं वो? मतलब वो जरूरी नहीं है कि मैं कहने का मतलब बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कोक ने किया था ना। अब जैसे ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है इसके अंदर सॉन्ग्स नहीं है मेरे ख्याल से, इसके अंदर कट्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट के और कैंपेन उस वक्त शूट की थी। मैकन एरिक्सन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उसके अपने कट्स और वो हैं। लेकिन कोक जो है वो चूंकि उसका स्पॉन्सर था तो वो कोक की ब्रांडिंग उस पे हुई हुई है, समझ रहे हो बात। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे भी मूव हुआ था। जी सर। सर जैसे कि नॉर्मल जैसे सैनिटाइजर्स और ऐसी चीजें होती हैं उन पे वो लोग लाइफ बॉय और उस तरह लगा देते हैं, बिल्कुल ये वाला सीन है इनका? ऐसा ही है। दुआ सही से। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर, आई गेस इसे टर्न टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? शायद टर्न टेबल्स। इस रिकॉर्ड को जो वो मलाइका जिसको डीवीडी बोल रही थी। हाँ अच्छा जी। मोइनुल हसन सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्ड कोक से निकाला था वो सब रिकॉर्ड्स क्लियर होते थे, उस वजह से उन्होंने ये लिख किया होगा ना। बिल्कुल ऐसा।
अच्छा आगे देखते हैं। तो सर हाँ बोलो। नो सर ओके। अच्छा ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 1990 में जो है फोटो रियलिस्टिक प्रिंटिंग जो है सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की हद तक नहीं रह गई, आगे भी कंज्यूमर के एंड पे भी आ गई। तो एचपी ने जो है अपना पहला प्रिंटर निकाला विच वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर स्पेशली एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो था बड़ा एक्सपेंसिव, जिसकी प्राइस भी लिखी हुई है $1395 विच वाज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन उसका जो जो स्लोगन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग यूज किया, मोने नॉट मनी। बेसिकली मोने वाज एन आर्टिस्ट, एक इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट था, ठीक है, एंड हिज पेंटिंग्स वर वेरी वेरी फेमस। तो मोने पेंटिंग करता था, उसकी पेंटिंग ही यहाँ पे बनी हुई है जो प्रिंटर से बाहर आ रही है, ठीक है, क्लॉड मोने नाम था। तो ये इसका इम्प्रेशन ये दे रहे हैं स्लोगन से कि जो है जो मोने को प्रेफर करो, यानी मोने जैसी क्वालिटी की प्रिंटिंग प्रेफर करो, मनी ज्यादा है डजेंट मैटर लेकिन क्वालिटी भी है। तो ये इस तरह की अब कैंपेन्स आनी शुरू हो गई। तो कोट ऑफ द डे जो है हम देखते हैं कि एड्स जो है वो केव आर्ट है 20th सेंचुरी का। जो अभी इस वक्त जितने भी हम एड्स देख रहे हैं वो 20th सेंचुरी की केव आर्ट है, यानी कि इनिशियली ह्यूमंस ने जो केव्स के अंदर पेंटिंग करनी स्टार्ट की थी। तो हम अभी कैंपेन्स में एडवर्टाइजिंग के बड़े बेसिक लेवल पे हमने बहुत ज़्यादा आगे फ्लरिश करना है, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डिस्कवर करने हैं, और बहुत सारी इनोवेशन आनी है एडवर्टाइजिंग में इन कमिंग ईयर्स इन फ्यूचर। जी मोइन, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? मोइन, योर हैंड इज स्टिल रेज्ड। ओके नो सर सॉरी। ओके, तो ये जो हमने अभी जो 3 कैंपेन्स देखी हैं, यहाँ पे 4 कैंपेन, ओल्ड पाकिस्तानी जो रेडियो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर आपका असाइनमेंट होगा, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो किस तरीके से होगा। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कैंपेन्स हैं। नॉरस की भी कैंपेन होगी, आई एम श्योर, अगर आप लोगों ने सुनी हो। स्ट्रेट लाइफ की पुरानी कैंपेन है, ये सब कैंपेन्स हैं इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके एंड में मैं सेशन प्रेजेंटेशन के एंड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि आपने असाइनमेंट में करना क्या होगा इस वीक। ओके, सो आगे जो सेकंड पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का वो है एजेंसीज, क्योंकि सिंस काफ़ी टाइम से हम एजेंसीज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वर्ड रिपीट कर रहे हैं। तो यू शुड नो व्हाट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज, ठीक है। करती क्या है भाई, गुड्स सर्विसेज कंपनीज आइडियाज को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग जो अंडर जो है एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अगर प्रमोशनल मिक्सेस आपने मार्केटिंग में पढ़े हुए हो, जिसमें पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो पार्ट होता है, जो उसका बेसिक काम होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कहते हैं प्रोसेस को जिसमें मैसेज डिज़ाइन होता है। मैसेज किसके लिए डिज़ाइन होता है? ऑडियंस के लिए। ऑडियंस कौन होती है? जो जिसने वो प्रोडक्ट या वो ब्रांड खरीदना है, ठीक है। तो वेरियस मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज होते हैं। मीडियम्स का मतलब क्या हो गया? रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी। अब नए मीडियम्स की बात करो तो इंटरनेट, एसएमएस, ईमेल, यू नो, ये सारे मीडियम्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। काम एडवर्टाइजिंग का क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हर किसी को जरूरत पड़ती है एडवर्टाइजिंग की, कोई बड़ा ब्रांड हो, छोटा ब्रांड हो, कोई भी सेक्टर से बिलोंग करता हो ब्रांड, उसमें एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ती ही है। एडवर्टाइजिंग में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या? ट्रेड मैगजीन्स हैं, ट्रांजिट साइंस हैं, लैम्प पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, टीवी कमर्शियल है, रेडियो, गेम्स एक्सेट्रा। सारे मॉडर्न मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अलग है, ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अलग है। ये सब हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको अंदाजा होगा कि एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ से हो रही है, किस किस तरीके से हो रही है। तो मेजर जो इस इंडस्ट्री है उसके अंदर मजीद 4 सेक्टर है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। एक तो है बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जिसको एडवर्टाइज करना है। फॉर एग्जांपल कोको कोला जो है वो हो गया इस कैटेगरी में, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर एक होगी एड एजेंसी जो एड क्रिएट करेगी, जैसे हमने मैकन एरिक्सन की बात की, वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है। JWT एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैनहट्टन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इस तरह लो एंड रऊफ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बहुत सारी पाकिस्तान में और दुनिया भर में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, राइट। तो
वो एजेंसी हो गई। फिर एक होता है मीडिया बाइंग हाउस। मीडिया बाइंग हाउस का क्या काम होता है कि वो ब्रांड और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच में लाइजन होता है, ठीक है। अगर किसी ब्रांड को जो है वो एड प्लेस करना है टीवी पे, तो मीडिया बाइंग हाउस जो है वो स्पेस सेल करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, ठीक है, कि भाई आपने बोल्ड, लेट सपोज उसका एंटरटेनमेंट चैनल है, उसके फलाने फलाने प्रोग्राम में इस वाली ब्रेक के अंदर अपना कैंपेन चलाना, तो वो मीडिया बाइंग हाउस सेल करता है उसको। तो नॉर्मली मीडिया बाइंग हाउस इंडिपेंडेंट भी होते हैं और काफ़ी टीवी चैनल्स और मीडियम्स के अपने डिपार्टमेंट भी होते हैं मीडिया के, जो ये बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात एडवर्टाइजिंग एजेंसी का अपना डिपार्टमेंट भी होता है जो मीडिया बाइंग कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ये टोटली इंडिविजुअल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता है मीडिया बाइंग का। फिर लास्ट क्या है, मीडिया विच प्रोवाइड्स द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीडिया कौन हो गया? टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, OOH हो गया, आउट ऑफ होम, बिलबोर्ड्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स, ये मीडियम्स कहलाते हैं। मेरी आवाज क्लियर है गाइस सबको? यस सर। Yes, sir. फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है? उसकी एक घिसी पिटी सी डेफिनेशन है, विच यू डोंट नीड टू रटाफाई और एनीथिंग, बिकॉज इट्स जस्ट अ डेफिनेशन की जो एक्सप्लेन कर रही है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएटिव पीपल से कंपोज होती है, जो कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाती है फॉर sellers so that customers can find that goods and services. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है उसमें हाईली स्किल्ड लोग रखे जाते हैं, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उन्होंने एक्सपर्ट हायर किए हुए होते हैं, हर एरिया का एक्सपर्ट हायर होता है। प्रोडक्शन का अलग होता है, क्रिएटिव का अलग होता है, फिल्म का अलग एक्सपर्ट होता है, इलस्ट्रेटर्स अलग रखे हुए होते हैं उन्होंने, एनिमेटर्स अलग रखे हुए होते हैं। तो हर चीज़ का एक्सपर्ट उनके पास होता है जिसकी अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल सेट होता है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो आप में से काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि हमें एनिमेशन में करियर परस्यू करना है, कोई लोग कह रहे हैं हमें इलस्ट्रेशन में करियर परस्यू करना है, तो ये सारी जॉब्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी अवेलेबल होती हैं। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, विजुअलाइजर्स की एक डेजिग्नेशन होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, ग्राफिक डिज़ाइनर की होती है, 2D ग्राफिक डिज़ाइनर अलग होता है, फिर 2D एनिमेटर होता है, 3D एनिमेटर होता है। इस तरह की डिफरेंट डेजिग्नेशन होती हैं जो सारे एजेंसीज के अंदर आप जो है आगे जाके कंज्यूम हो सकते हैं। अच्छा, फिर जो है एक एजेंसी जो है क्लाइंट को एक आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू देती है। क्लाइंट जो है अपने आप को समझता है कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं, हम बेहतरीन, बाकी हमारे कंपेटिटर सब बेकार। तो उसका जो क्लाइंट का जो ये मिसकंसेप्शन होता है ना, वो एजेंसी दूर करती है। एजेंसी एक रियलिस्टिक रिसर्च करके क्लाइंट को दिखाती है कि भाई ये आपका इस वक्त इमेज आ रहा है मार्केट में, ठीक है, और आप अपना जो इमेज समझ रहे हो वो इस चीज़ को समझ रहे हो, तो वो व्यू पॉइंट क्लियर करती है, ठीक है। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, बड़ी कॉरपोरेशन भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, कैंपेन्स, गवर्नमेंट भी जो है वो क्लाइंट हो सकती है। अभी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब आप देख लो कि जो होलसेल पीरियड था, सेमी सर्विस पीरियड था, एंड सर्विस पीरियड 1917 टिल प्रेजेंट। प्रोसेस क्या होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर कि आप जो एडवर्टाइजर जो पहले सबसे पहले ऐड लिखा जाता है, फिर वो अप्रूवल होता है, फिर उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन लगाते हैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले, फिर उसकी जो है एड्स की पोस्टिंग अनाउंसमेंट होती है, फिर ऐड के लिए पैसे भरता है क्लाइंट। जी अली मोहम्मद, ओके। टिपिकल वर्क फ्लो इन एड एजेंसी क्या होता है? ब्रीफिंग स्टेज होती है जब क्लाइंट जो है दैट इज ब्रांड, वो ब्रीफ करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि भाई ये मेरा कंसर्न है, मुझे ये काम करना है, मेरी सेल्स इंप्रूव करवा दो, मेरी सेल्स नहीं हो रही। लेट्स सपोज वो क्लाइंट कहता है कि मेरी जो है गुलशन और नॉर्थ नाजमाबाद में अच्छी सेल्स है, डिफेंस की तरफ अच्छी सेल्स नहीं है, तो ये उसका मसला है क्लाइंट का, ठीक है। तो फिर कैंपेन इस तरह की बनानी है कि किसी तरह डिफेंस और क्लिफ्टन साइड पे सेल्स इंप्रूव करानी है किसी ब्रांड की, लेट्स सपोज कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, राइट। फिर क्रिएशन स्टेज आता है जब एडवर्टाइजिंग के सारे चीते जो है सर जोड़ के बैठते हैं और ब्रीफिंग के अकॉर्डिंगली कैंपेन क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, उस कैंपेन का आइडिया लिखते हैं एंड ऑल। फिर एक प्रोडक्शन स्टेज आती है जहाँ वो कैंपेन प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो टीवीसी है तो उसकी शूटिंग होगी, अगर वो रेडियो है तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, अगर वो मैगजीन या न्यूज़पेपर है तो उसकी लिए फोटोग्राफी होगी, और फिर उसकी लेआउटिंग होगी,
सॉफ्टवेयर्स पे। एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज होती है जब एडिटिंग को कहते हैं, फाइनल फाइन ट्यूनिंग को कहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एजेंसीज के अंदर, अकाउंट मैनेजमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, मीडिया बाइंग, रिसर्च, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की डिपार्टमेंट्स होते हैं। व्हिच इज लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर क्लाइंट सर्विसेज वाले लोग बैठे होते हैं जो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। फिर इधर जो है क्रिएटिव डायरेक्टर बैठा है जिसके अंडर सारे क्रिएटिव लोग आते हैं। साउंड का चीता उसके अंदर होता है, 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर, ग्राफिक डिजाइनर्स, विजुअलाइजर्स, वो सब इसके अंडर होते हैं क्रिएटिव लोग। एंड देन देयर इज अ स्टूडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं है हर एजेंसी का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, कुछ एजेंसीज आउटसोर्स कर देती हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी एजेंसी का होता है। वरना ऐसे अक्सर आपको जो है जो मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस डिफरेंट मिलते हैं जो जिनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अच्छी होती है, तो फिर एजेंसी उनको हायर करती है प्रोडक्शन के लिए। ये बातें हम काइमली देखते जाएंगे हर सेशन में, तो इतना इस वक्त आपको अजीब लग रहा होगा, बट हर सेशन में आहिस्ता आहिस्ता ये बातें हम देखेंगे। जी मुलाइका। यस सर, ये जो आपने कहा कि प्रोडक्शन एजेंसी के ज़रूरी नहीं है कि उनके पास प्रोडक्शन हाउसेज हों, तो सर प्रोडक्शन हाउसेज बेसिकली होते क्या है? जैसे कि जहाँ रिकॉर्ड, अगर वीडियो है तो रिकॉर्ड होना, सब ये सब शूटिंग, ये सब चीज़ें जहाँ होती है, वो होता है प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस जो है वो इसकी ये कैपेबिलिटी होती है, उसके पास सारे शूटिंग और इक्विपमेंट टूल होते हैं, वो वीडियो शूटिंग के सारे टूल होते हैं, क्रू होता है, स्टाफ होता है। मतलब प्रोडक्शन हाउसेज जो है वो ड्रामा, फिल्म सब शूट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, तो टीवीसी शूट करना तो कोई मसला नहीं होता उनके लिए, ठीक है। तो उनके पास सारा ऐसा काम, ऐसा इक्विपमेंट और ऐसी मैन पावर होती है। तो वो कंपनी, ज्यादातर एजेंसीज ना अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं रखती क्योंकि वो बिला वजह लोगों को बिठा के तनख्वाह देने वाली बात है। तो प्रोडक्शन हाउस सेपरेट होते हैं, वो हायर कर लेती है एजेंसी, समझ लो। तो फिर जो है कुछ फंक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, जिसमें अकाउंट एंड सर्विस मैनेजमेंट होता है कि भाई क्लाइंट के साथ कैसे डीलिंग करनी है, उसका पूरा फ्लो चार्ट है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट है एक जेनेरिक सा, ठीक है। मोइन जी क्या कहना चाह रहे हैं? मोइन सर जैसे आइस एनिमेशन वगैरह और वादी एनिमेशन। हाँ, अब तो क्या हो गया, इसमें मैं आ रहा था इस वाले टॉपिक। अच्छा हो तुमने स्टार्ट किया। अब क्या हो गया, हमारे यहाँ की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की। एनिमेशन हाउसेज अलग है हमारे पास, प्रोडक्शन हाउसेज अलग हैं, सोशल मीडिया एजेंसीज अलग हैं, टीवीसी के लिए एजेंसीज अलग हैं। तो अब क्या हो गया, ये जो मैं आपसे चार्ट्स बता रहा हूँ ना, आपको जेनेरिक बातें कर रहा हूँ। अब मॉडर्न दौर है, तो अब हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए ना अलग ही बिजनेस बन चुका है। तो अब जो है एनिमेशन के अलग हाउस होंगे, ठीक है, और प्रोडक्शन हाउसेज अलग होंगे। फिर प्रोडक्शन हाउसेज कुछ स्पेशलाइज हैं जो ये ड्रामा शूट करने में, हम टीवी और ARY और डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिए ड्रामा शूट करने के लिए स्पेशलाइज हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो टीवीसी शूट करने के स्पेशलाइज हैं। जी मुलाइका। सर, तो कंट्रीब्यूशन में इनको मसला नहीं होता अगर हर चीज का इनका एक अलग प्रोडक्शन हाउस हो, हर चीज का अलग? किसको मसला होता है? मतलब एजेंसीज को हर चीज में। नहीं तो इनका अपना थोड़ी है, एजेंसी का अपना थोड़ी है। सर वो तो ठीक है, बट अगर किसी और का भी है तो फिर उनको मसला नहीं होता इतनी, मतलब लोग कम्युनिकेशन में और हर चीज में? नहीं मसला क्या होगा इसमें मसले क्या होगा? कम्युनिकेशन क्या है, मतलब मैं समझा नहीं। एक प्रोडक्शन हाउस है, उससे कम्युनिकेट करने में क्या इशू है? अगर आपके कोई कैंपेन वहाँ चल रही है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा और एक आर्ट डायरेक्शन का बंदा वहाँ पहुंचेंगे, उधर जाके मेक श्योर कर रहे होंगे कि उनके ब्रीफ के हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, कोई कम्युनिकेशन की क्या बात। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। फिर एक क्रिएटिव टीम का वर्क फ्लो देख लेते हैं। एक होता है कॉपी राइटर, एक होता है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर जो है वो विजुअल इमेजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कॉपी राइटर जो है वो उस कैंपेन के अंदर जितना भी कॉपी होगा, अगर वो प्रिंट कैंपेन है तो रिटन कॉपी होगा, अगर वो रेडियो कैंपेन है तो वो जो बंदा बात कर रहा है या गाना गा रहा है वो कॉपी में आ जाएगा, या अगर टीवीसी है तो जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है वो कॉपी में आ जाएगा। तो इसी तरह विजुअल इमेजरी आर्ट डायरेक्टर हैंडल करता है, कॉपी राइटर जो है वो
कॉपी हैंडल करता है, दोनों मिलके क्रिएटिव टीम का पार्ट होते हैं एंड देन दोनों मिलके क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कैंपेन का। कॉपीराइटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द वैल्यू एंड बेनिफिट ऑफ ब्रांड हैज टू ऑफर, ठीक है। एंड अ क्रिएटिव प्लान इज द गाइडलाइन दैट स्पेसिफाइज द मैसेज एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी। तो क्रिएटिव प्लान उस कॉपी को अच्छे से ऑडियंस के दिमाग में पेनिट्रेट करता है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स जो होने चाहिए, जो लोग ज्वाइन करते हैं एजेंसी को, अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर उनको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब तो ट्रेंड ये आ गया है, हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं, स्पेशलिस्ट जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है, ताकि उसकी हेल्प से कैंपेन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड किए जाएं जो कि ह्यूमन के सबकॉन्शियस बैक ऑफ द माइंड इमोशनली हिट करें और वो कन्विंस हो जाए उस प्रोडक्ट या ब्रांड के को बाय करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो है क्वालिटीज होनी चाहिए, हार्ड वर्कर एंड फास्ट, स्लो टू क्वेरल एंड ब्ला ब्ला, सो एंड फोर्थ, गुड प्रेजेंटर, गुड रिपोर्टर एंड ऑल। कॉपी अप्रूवल की प्रोसेस लिखी हुई है, विच इज अगेन एजेंसी है वो अकाउंट प्लानिंग करेगी, कॉपी राइटर जो है वो सीनियर डायरेक्टर को कॉपी राइट बना के देगा, फिर अकाउंट के पास जाएगी, फिर क्लाइंट के पास जाएंगी, क्लाइंट के कोई चेंजेस करनी होंगी तो क्लाइंट चेंजेस करवा के वापस से इनको रिटर्न करेगा कि भाई ये मॉडिफिकेशन कर लो। जेनेरिक सा फ्लो चार्ट, ये वही है जो हर दफ्तर में आप काम करते हैं कि सबसे पहले अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने ऊपर वाले बॉस को रिपोर्ट करता है ऑल, ये उस तरीके से जी। तो दिस इज एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आज की प्रेजेंटेशन से, आज के सेशन से रिलेटेड, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं या असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दूं, जैसे आप बोलें। Anybody has any questions regarding the entire session presentation we had today? Yes, people. Dua? जी सर। Clear है? जी सर। Okay. चलिए असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट आपका बड़ा सिंपल है कि आपको एक क्लिप सुनाई थी मैंने, जो कि पूरी नहीं सुनाई, जिसमें क्लासिक ओल्ड पाकिस्तानी रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स है, ठीक है। वो क्लिप जो है वो मटेरियल है इस सेशन का, वो मैं अपलोड कर दूंगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। आपने क्या करना होगा कि उसमें से कोई भी एक कैंपेन सेलेक्ट करनी है। ये जो क्लिप है ये बहुत बड़ी है, ये तो हमने सिर्फ बिनाका टूथपेस्ट और हमने एक और डेंटोनिक पाउडर सुना था, और भी बहुत सारी कैंपेन्स है इसमें, मतलब कोई 5-6 कैंपेन्स है इसके अंदर, इस क्लिप में, ठीक है। So you have to select any campaign from that old Pakistani radio advertisement clip. उसमें 5-6 कैंपेन्स हैं, उसमें से कोई एक कैंपेन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी कॉपी लिखनी है, यानी कि टेक्स्ट लिखना है कि वो जो भी, लेट्स सपोज आप डेंटोनिक टूथ पाउडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉपी आप खुद लिखें अपने तरीके से, ठीक है। जैसे आप एडवर्टाइजर हो, आप अपने तरीके से उसकी कॉपी लिखें। और एक फिर सिंपल A4 साइज का डायमेंशंस फोटोशॉप पे खोल के एक छोटा सा प्रिंट ऐड आपने बनाना है, जिसमें जो है वो कॉपी जो आपने खुद लिखी है वो हो, और उसके अंदर जो है क्लासिक फील आनी चाहिए प्रिंट एड्स की, जैसे कि 1940s ऑनवर्ड्स जो है वो प्रिंट एड्स में फील आ रही थी, क्लासिक फील, वो जो आप डिज़ाइन करेंगे फोटोशॉप पर। एंड देन सिंपली आप उसकी जो है एक JPEG फाइल एक्सपोर्ट करेंगे फोटोशॉप पे, वो प्रिंट ऐड बना के, और वो कमिंग मंडे तक आपकी डेडलाइन होगी। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो 1940s ऑनवर्ड्स उसकी फील आनी चाहिए प्रिंट कैंपेन्स की। तो 1940s का मैंने जो सबसे पहले आपको कैंपेन दिखाया था वो था ये। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स जितने भी आपने कैंपेन देखे प्रिंट कैंपेन, उस तरह की फील आए आपके, जो आपका जो डिज़ाइन होगा, जो पाकिस्तानी ऐड आप बनाओगे प्रिंट ऐड, इस तरह के 1940 ऑनवर्ड्स जो कैंपेन्स है प्रिंट के, उसमें से फील आनी चाहिए आपके ऐड की। तो कोई भी एक सेलेक्ट करना है आपने, एंड देन उसके ऊपर A4 साइज का एक प्रिंट ऐड बनाना है। जी ये क्लियर हुआ सबको? यस से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर।
एनी कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो ग्रुप पे भी डिस्कस हो सकती है, और ये ज़ाहिर रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, इसमें भी अगर कुछ पोर्टेबिलिटी का अगर आपको इशू था तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जी अली मोहम्मद। सर एग्जैक्टली ये 1940s की टाइमलाइन फॉलो करनी है या उससे थोड़ा पुराना कॉपी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल? नहीं, उससे पुराना ना फॉलो करें, 1940s से ऑनवर्ड्स कोई भी सेलेक्ट कर लें स्टाइल को, एग्जीक्यूशन स्टाइल को। और प्रिंट जो होगा, जो कैंपेन होगा, वो ऑडियो जो पाकिस्तानी एड्स की ऑडियो है उसमें से कोई एक ब्रांड सेलेक्ट करेंगे आप, समझ गए? मतलब डेंटोनिक हो गया। अच्छा सर, कुछ भी ब्रांड हो सकता है राइट, लाइक डेंटोनिक या 7 अप भी, जैसे एप्पल सिड्रा के जो पुराने एड्स थे, लाइक उनसे आप उठा सकते हैं। पाकिस्तानी ऐड की बात हो रही है। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप लोग चाहें तो इस क्लिप में से सेलेक्ट कर लें, जो क्लिप मैंने आपको ये सुनाई है, जो मिल जाएगी आपको, ये ओल्ड पाकिस्तानी रेडियो एडवर्टाइजमेंट की क्लिप है। इस क्लिप को अगर आप खोलें तो ये जो है, ये तकरीबन 3 मिनट की है क्लिप, ठीक है? तो इसके अंदर 5 से 6 कैंपेन्स हैं। आप चाहें तो इस क्लिप में से कोई सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं मजा आ रहा, आप कह रहे हैं कि आपको कोई और पुराना पाकिस्तानी एड सेलेक्ट करना है जो इस क्लिप में नहीं है, तो आप वो सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया जी शहरयार खान? यस सर, मैं इन शॉर्ट में ये पूछा था कि मतलब जो प्रिंट एड बनाने हैं, हमें कोई भी उसकी कंपेन सेलेक्ट करके प्रिंट एड बनाना है A4 पे बस। बिल्कुल। कैंपेन पाकिस्तानी होनी चाहिए, पुरानी किसी ब्रांड को सेलेक्ट करना है, और उसके अंदर विजुअल्स और इमेजरी और टाइपो आपका अपना लिखा हुआ हो, कॉपी आपकी अपनी लिखी हुई। ठीक है जी मुलाइका? सर ये जो आपने जो क्लिप जितनी भी अभी तक सुनाई है सर, उसमें जिंगल्स हैं, तो हमें जिंगल बनाना है या फिर नॉर्मल जैसे स्टोरी राइट वाली कॉपी बनानी है? नहीं, 1940s ऑनवर्ड्स को फॉलो करना है ना, तो 1940 ऑनवर्ड्स जिंगल शुरू हो चुके थे ना। अगर हम पीछे जाएं, लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, देखो ये जिंगल का दौर 1940s के बाद का दौर है, ठीक है? और 1940 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद जो है ये वाले जो कैंपेन थी जिसमें जिंगल और लॉन्ग कॉपी और ये सारा दौर आ गया था, ठीक है? तो इसमें से इंस्पायर होके आप किसी भी एग्जीक्यूशन स्टाइल को फॉलो करें। हाँ जी, मजीद कोई कंफ्यूजन एवरीवन? नो सर। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.